मेहनत वालों के प्यास के पसीने में पहाड़ पिघल जाते हैं। मेहनत वालों के प्यास के पसीने में पहाड़ पिघल जाते हैं। जो ठंडे होते हैं वहीं रह जाते हैं। जिनमें आग होती है वो आगे निकल जाते हैं। जिनमें आग होती है वो आगे निकल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी SSC अर्थात कोको SSC पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पार्ट 1 पार्ट 2 को कवर किया था। आज हम लोग सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पार्ट 3 को कवर करेंगे और इस वीडियो में या यहाँ से अब हम लोग जितने भी रूल्स एंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें जितने भी आपके डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं उन सारे डाउट्स को हम यथासंभव यहीं के यहीं क्लास में ही दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे जो भी डाउट्स जो फ्यूचर में आपके माइंड में क्रिएट हो सकते हैं उन सभी डाउट्स को हम यहीं पे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि कोई डाउट आपके मन में क्रिएट हो जाए जो हम शायद यहाँ क्लास में आपको क्लियर न कर पाएँ, तो आप उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप अर्थात कंपटीशन कम्युनिटी का जो ऐप है उस ऐप पे जाके भी उसको इंस्टॉल करके वहाँ से भी आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, PDF वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलती। आप अपने डाउट को टेलीग्राम चैनल में भी रख के पूछ सकते हैं। दोनों सोर्सेस हैं आपके पास, टेलीग्राम और हमारा ऐप। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको जहाँ अच्छा लगे दोनों को यूज़ करना चाहें दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज यू लाइक, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए आज हम लोग फटाफट यहाँ से कुछ ग्रामर के रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, हमने आपको पिछले क्लास में अर्थात सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पार्ट 2 में लास्ट में हमने आपको बताया था कि अगला क्लास अर्थात सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का जो 3rd पार्ट होगा वो यहीं से शुरू होगा। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले मोस्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है। मोस्ट ऑफ का मीनिंग होता है ज़्यादातर। क्या होता है? ज़्यादातर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सबसे पहले ग्रामर का रूल है, जो बुकिश लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। फिर उसमें डाउट क्रिएट करेंगे और फिर उसमें जो डाउट क्रिएट होगा उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि मोस्ट ऑफ के बाद यदि यहाँ पे कोई नाउन आए, मोस्ट ऑफ के बाद यदि कोई नाउन आए, मोस्ट ऑफ के बाद यदि यहाँ पे कोई नाउन आए तो ये नाउन अब 2 प्रकार का हो सकता है, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में यहाँ भी डाउट क्रिएट हो सकता है, सर किसको हम काउंटेबल समझेंगे, किसको हम अनकाउंटेबल समझेंगे। भाई बात समझिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझना बेहद आसान है। सबसे पहले बुकिश लैंग्वेज की हम बात कर ले। देखिए, बुक के आधार पे या बुक में हम सबों को जो पढ़ने को मिलता है उसके आधार पे नाउन के जो 5 टाइप्स हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव को रखा जाता है काउंटेबल में। किसमें? काउंटेबल में। और जो काउंटेबल होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जो काउंटेबल होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला बचा हमारा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को रखा जाता है किसमें? इसको रखा जाता है अनकाउंटेबल में। किस में रखा जाता है? इसको रखा जाता है अनकाउंटेबल में। और जो अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। इस बात को आप ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। इस बात को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, बिठा लीजिए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के केवल इस कॉन्सेप्ट को जान लेने से आपके बहुत सारे डाउट और बहुत सारे प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात समझ में आ गई। काउंटेबल अनकाउंटेबल को जानने का एक दूसरा भी तरीका है। ऐसा कोई भी नाउन जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है वो काउंटेबल है, जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता वो अनकाउंटेबल है। जैसे वाटर को आप उठाइए, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है, वाटर को उठाइए, डिक्शनरी में चेक कीजिए, गूगल पे चेक कीजिए, प्लूरल ऑफ वाटर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वाटर का प्लूरल नहीं होता, अर्थात वाटर क्या है? तो वाटर हो गया हमारा अनकाउंटेबल। ठीक है, लेकिन आप पेन उठाइए, पेन का प्लूरल डालिए, गूगल में सर्च कीजिए, आपको तुरंत मिलेगा प्लूरल ऑफ पेन। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सामने आंसर मिलेगा पेन्स। मतलब पेन का प्लूरल बनता है तो पेन क्या है? पेन है हमारा काउंटेबल। बातें समझ में आ गई। तो फ्यूचर में आपके मन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल को लेकर के जितने भी डाउट क्रिएट होंगे उसका आप गूगल के मदद से उस प्रॉब्लम को, उस डाउट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की बातें होती है हम सबों के सामने कि या तो ये काउंटेबल होगा या तो ये अनकाउंटेबल होगा, या तो काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बातें होगी। यदि ये काउंटेबल होगा, यदि कैसा होगा? काउंटेबल होगा। काउंटेबल होगा तो ये हमेशा और हमेशा रहेगा प्लूरल, और इस केस में इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ये वर्ब भी रहेगा प्लूरल। वर्ब कैसा रहेगा? PL फॉर प्लूरल रहेगा। लेकिन यदि मोस्ट ऑफ के बाद
बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा। तो अनकाउंटेबल कैसा होता है? अनकाउंटेबल हमेशा रहता है सिंगुलर। अभी हमने आपको बताया अनकाउंटेबल कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है हमेशा सिंगुलर। और तब इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा रहेगा? ये भी रहेगा हमेशा और हमेशा सिंगुलर। बात समझ में आ गई? डाउट दूर हो गए। अब देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनिशियल से हमारे इस चैनल पे हमारे इंग्लिश के सारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगा, सर आपने तो बताया था कि ये ऑफ क्या है? तो ऑफ होता है प्रीपोजिशन। ये ऑफ क्या है? तो ऑफ है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्ट होता नहीं। तो जब ये सब्जेक्ट होगा ही नहीं तो ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग होगा कैसे? डाउट क्रिएट होगा। चलिए देखिए, हम इसी अंदाज में आपको पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं और इसी अंदाज में हम आपको पढ़ाना चाहते भी हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में यदि डाउट खुद से क्रिएट नहीं होता तो वो काम हम आपके बदले कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आपको बताते चले। जैसा आप देखिए, आपने बचपन से पढ़ा था ये गुड बॉय बैड बॉय, ऐसा आपने पढ़ा था, याद कीजिए ये सब चीज़ें और ये सब एग्जाम्पल्स आपको बचपन से याद है अभी तक। अब इसमें ये बॉय क्या होता था? बॉय होता था हमारा नाउन। ये क्या होता था? ये होता था मेरा एडजेक्टिव। याद आ रही है बात? समझ में आ रही है? अब देखिए, इस तरीके का यदि कोई भी वर्ड, एक वर्ड हो या एक से ज़्यादा वर्ड हो, ठीक है, और वो यदि नाउन के पहले यूज किया जाता है, क्या नाउन के पहले यूज किया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर्स होते क्या हैं? फिर से नया एक बुक से वर्ड आ गया, किताबी भाषा का प्रयोग कर लिया गया। अब यहाँ पे सीखिए डिटरमिनर क्या होता है। ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड, सिंगल वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड हो, जो एक साथ प्रयोग किया जाता है, जो एक साथ प्रयोग किया जाता है किसके पहले? नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनर। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग डिटरमिनर। जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले ले ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हम यूज करते हैं यहाँ पे माय ब्रदर। याद कीजिए, हम लोग ऐसे चीज़ों को यूज करते आ रहे हैं। ये क्या है? ये था आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्या था? ये था आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। आप याद कीजिए, इसको हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें बचपन से याद है। क्या पढ़े थे भाई? तो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे आई, माई, माइन, मी, ऐसा पढ़े थे। आई, माई, ये माइन और ये मी। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अब ये जो माई है ये क्या है? ये हमारा डिटरमिनर। ठीक है, अब देखिए डिटरमिनर कैसे है। इसमें ब्रदर क्या है? नाउन है, नाउन के पहले आया, अर्थात ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। डिटरमिनर्स होते क्या हैं? डिटरमिनर्स एक टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एक टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हम कहें आई हैव अ ब्रदर, ध्यान दीजिए यहाँ पे अ ब्रदर। अब इसमें देखिए ये अ ब्रदर, ये ए क्या है? आर्टिकल है। ये क्या है? ये आर्टिकल है। आया कहाँ? नाउन के पहले। इसको भी कहते हैं हम लोग डिटरमिनर। क्या कहते हैं? इसको भी कहते हैं डिटरमिनर। क्या कहते हैं? डिटरमिनर कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसा कोई भी एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड, एक अक्षर का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा अक्षर का भी हो सकता है। ठीक है, एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं नाउन के पहले। कहाँ? नाउन के पहले। यहाँ ध्यान दीजिए, बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है? नाउन है। ठीक है, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल ये हम लोग बाद में समझते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए ये दोनों है क्या? नाउन है। और ये जो मोस्ट है, मोस्ट नाउन नहीं आता। ठीक है, मोस्ट का प्रयोग नाउन के साथ नहीं होता, ऑफ का प्रयोग नाउन के साथ नहीं होता। मतलब ये जो मोस्ट ऑफ है इसका प्रयोग हम लोग करते एक साथ, इसको अलग अलग तोड़ के प्रयोग नहीं करते। मोस्ट उसके बाद नाउन उसके बाद ऑफ, ऐसा प्रयोग हम लोग नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मोस्ट ऑफ वर्ड है इसी तरीके का आगे चल के आपको मिलेगा अ लॉट ऑफ। क्या मिलेगा? आगे चल के आपको मिलेगा अ लॉट ऑफ, ऐसा मिलेगा, या लॉट्स ऑफ ऐसा मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे, जैसे प्लेंटी ऑफ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इन सब का प्रयोग किया जाता है, ये एक शब्द के हों या एक से अधिक शब्द के हों। ठीक है, इनका एक साथ प्रयोग किया जाता है नाउन के ठीक पहले। कहाँ? नाउन के ठीक पहले। अब चूंकि एक साथ प्रयोग किया जाता है, नाउन के पहले आता है, इसलिए काम करता है ये एडजेक्टिव का। ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनर्स। क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो आपका डाउट था
कि सर प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा आपने अपने इंग्लिश के फर्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट क्लास में भी हमने आपको यही बताया था, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट में हम यही आपको बताए थे। प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। बात समझ में आई? ये बातें हमने आपको वहाँ पे बताई थी। इसलिए आपके मन में एक डाउट क्रिएट होना चाहिए, तो सर यहाँ प्रीपोजिशन के बाद ये जो नाउन आ रहा है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे एडजेक्टिव के तरीके से यूज होता है, एक साथ यूज होता है, नाउन के पहले यूज होता है, इसलिए ये काम करता है एडजेक्टिव का। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनर्स। क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये डिटरमिनर का काम करता है, इसलिए यहाँ पे आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है ये होगा हमारे इस वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कन्फ्यूजन आशा करते हैं कि यहाँ पे जो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा या फ्यूचर में जो आपके मन में डाउट क्रिएट होता है, ये सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक, अब चलते हैं यहाँ से आगे, इनका कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए इनको हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करें, इनका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ अगले पेज में यहीं पे हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करें। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हम लिखें। ठीक है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि एरर कहाँ कहाँ पे पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ ए स्टूडेंट इज ऑनेस्ट। ठीक है, दूसरा लेते हैं मोस्ट ऑफ वाटर में इस लगा देते हैं, वाटर्स आर नॉट यूजफुल। मोस्ट ऑफ वाटर्स आर नॉट यूजफुल। ठीक है, अब पेन का कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं ताकि हम आसानी से आपको डिक्टेट कर सके, दिखा सके, समझा सके एरर कहाँ कहाँ पे आता है। देखिए जब भी कभी मोस्ट ऑफ का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दे, मोस्ट ऑफ आपको कहीं भी लिखा हुआ दिखाई दे, आप उसके तुरंत बाद चेक कीजिएगा। इसके बाद ये जो आपको नाउन दिखाई देगा या तो एरर इसमें रहेगा या फिर इसके बाद आने वाले वर्ब में एरर रहेगा। बस दो ही जगहों पे एरर मोस्ट ऑफ के साथ पूछा जाता है। ठीक है, बाकी पूरे सेंटेंस में क्या दिया इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर से देखिए, ये मोस्ट ऑफ आ गया, मोस्ट ऑफ क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। इसके बाद ये क्या है? वाटर नाउन है और ये वर्ब है। इन्हीं दो सेक्शंस में एरर रहेगा, और यदि इन दोनों सेक्शंस में कोई एरर नहीं है तो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट में कहीं कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आइए यहाँ से इसको हम लोग सीखना शुरू करें। हमने आपको क्या बताया था? मोस्ट ऑफ के बाद यदि कोई नाउन आए और वो नाउन यदि काउंटेबल हो, कैसा हो? काउंटेबल हो। मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि काउंटेबल होगा तो वो हमेशा और हमेशा लिखा जाएगा प्लूरल, और उसके बाद आने वाला वर्ब भी रहेगा प्लूरल। बात समझ में आ गई? अब आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट काउंटेबल है अथवा नहीं है? स्टूडेंट काउंटेबल है अथवा नहीं है? बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। स्टूडेंट काउंटेबल है तो ये रहेगा प्लूरल, अर्थात हमें क्या करना होगा? स्टूडेंट में इस लगाना होगा, और फिर इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो कैसा रहेगा? वो भी रहेगा प्लूरल, अर्थात यहाँ पे इज के स्थान पे हम लोगों को लिखना होगा आर। इज की जगह क्या लिखना होगा? आर लिखना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ फिर से आ गया, डिटरमिनर है। इसके बाद ये वाटर क्या है? नाउन है। अब बताइए वाटर क्या होता है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है सर, अभी आपने बताया था कि वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। जो अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा रहेगा सिंगुलर। फिर से रूल को समझाते चले, मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि अनकाउंटेबल हो तो वो हमेशा रहेगा सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल आएगा तो वो रहेगा सिंगुलर, और वर्ब भी लेगा सिंगुलर। वर्ब कैसा लेगा? वर्ब भी लेगा अपने साथ सिंगुलर। बात समझ में आई? तो यहाँ जो वाटर में सीएस हम लोगों को दिख रहा है, इस सीएस को यहाँ से रिमूव करना होगा, और फिर इस आर के स्थान पे हम लोगों को इसको लिखना होगा। अर्थात नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा मोस्ट ऑफ वाटर इज नॉट यूजफुल। ठीक है, बात समझ में आई? ऊपर वाले का आंसर क्या बन गया? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। ठीक, क्लियर? चलिए अब आते हैं इसके आगे। हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो ये आपके एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से वोक्सवैगन,
ठीक है, लिखा हुआ क्वेश्चन, आप इसमें कुछ मत ढूंढिए। यहाँ पे अभी चूंकि हम लोग रूल बेस्ड क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, सिंपली उस रूल को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए आपको मोस्ट दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे आपको मोस्ट दिखाई दिया, मोस्ट के आगे आप बढ़िए और चेक कीजिए ये आपको ऑफ दिखाई दिया या नहीं दिया। तो यहाँ आपको मिल गया मोस्ट ऑफ, चूँकि ये डिटर्मिनर है, हमेशा एक साथ यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये इट्स, ये क्या है, ये भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इट फैमिली का है, जैसे आई फैमिली का होता है चारों मेंबर कौन कौन सा, आई, माई, माइन और मी। ठीक है, आई, माई, माइन, मी। ठीक है, उसी प्रकार से ये इट फैमिली का मेंबर है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आता है। अब यहाँ देखिए ये मिला हमारा नाउन। ठीक है, अब कार कैसा होता है, कॉन्टेबल। कॉन्टेबल होगा तो कैसा रहेगा, ये प्लूरल। तो देखिए यहाँ कार में एस लगा हुआ है। ठीक है, बात सही है। अब इसके आगे यहाँ जो वर्ब है, ये वर्ब कैसा होगा, ये वर्ब भी रहेगा प्लूरल। तो इसके स्थान पे क्या करना होगा, हम लोगों को आर का प्रयोग करना होगा। अब देखिए जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, ये चारों चेहरे यदि अलग अलग हैं तो आपको उस हसीना को ढूंढना है जो सबसे बड़ी बेवफा हो सकती है। तो इसमें ये चारों चेहरे आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इस वाले पार्ट को ढूंढना है, कार्स इज। यहाँ देखिए कार्स इज, ये मिला, अर्थात हमारा आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से यहाँ पे मोस्ट ऑफ अस, ये अस किस फैमिली का मेंबर है, वी फैमिली का। कौन से फैमिली का, वी फैमिली का। वी कैसा होता है, प्लूरल। अब देखिए मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होगा, इसके बाद आने वाला वर्ब लिखा जाएगा प्लूरल। कैसा लिखा जाएगा, प्लूरल लिखा जाएगा। तो आइए प्लूरल वर्ब को चेक करें हम लोग। ये देखिए हेजिटेट, हेजिटेट क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये कैसा होता है, ये हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है। कैसा होता है, ये हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या बनेगा, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अंडरलाइन किया हुआ जो पार्ट है ये था आपके इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, और जो इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, ये ऑलरेडी करेक्ट है। तो इसमें किसी परिवर्तन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अगले क्वेश्चन में चले फिर से। यहाँ देखिए आपको क्या मिला, मोस्ट ऑफ, ये मिल गया आपको डिटर्मिनर। देखिए डिटर्मिनर के बाद फिर कहीं ना कहीं आपको नाउन दिखाई देगा। ये देखिए आपको नाउन दिखाई दिया। अब आप में से कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट हो सकता है, कुछ बच्चों के मन में डाउट क्रिएट हो सकता है, सर ये भी डिटर्मिनर और ये भी डिटर्मिनर, तो क्या एक से ज़्यादा डिटर्मिनर एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। इस डाउट को आप अपने मन से निकाल फेंकिए कि एक से ज़्यादा डिटर्मिनर एक साथ नहीं आ सकते। एक से ज़्यादा डिटर्मिनर बिल्कुल एक साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, ये मैनेजर हो गया हमारा नाउन। तो फिर से वही बात, ये मोस्ट ऑफ है, मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला ये जो नाउन है कैसा है, कॉन्टेबल है। कॉन्टेबल है तो रहेगा प्लूरल, वर्ब लेगा प्लूरल, रहेगा प्लूरल, वर्ब लेगा प्लूरल। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लूरल। इसके आगे वर्ब चेक कीजिए, एट दैट कंपनी वर्क्स। अब ये देखिए वर्क, वर्क क्या है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि एस या ईएस लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, यही बन जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जबकि मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन यदि प्लूरल हो, सॉरी, मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि कॉन्टेबल हो तो वो रहता है प्लूरल और वर्ब लेता है प्लूरल। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के लास्ट में जो एस लगा होता है उसको रिमूव कर देंगे, अर्थात वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, ये जो वर्ब में एस लगा इसको हटा देंगे, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आ जाइए जरा इन चेहरों पर ध्यान दीजिए। ये चारों चेहरे अलग अलग हैं, तो आप सिंपली इस ऑप्शन को ढूंढ लीजिए, वर्क वाला कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि यदि चारों चेहरे आपको अलग अलग दिखाई दे तो आपको सिर्फ वो पार्ट ढूंढना होता है, वो सेक्शन ढूंढना होता है जिसमें ग्रामर की गलती होती है। लेकिन यदि चारों पार्ट सेम हो या चारों में से कोई तीन पार्ट भी यदि आपको सेम दिखाई दे तो वहाँ पे आपको वो पार्ट ढूंढना होता है जिसका प्रयोग करने से आपका अंडरलाइन किया हुआ पार्ट, ब्रैकेट में दिया हुआ पार्ट, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ पार्ट आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो चुका है सी। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से देखें, ये रहा हमारा डिटर्मिनर, ये भी रहा हमारा डिटर्मिनर। ये वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब कैसा लेगा, लेगा सिंगुलर। आ जाइए वर्ब को चेक कर लीजिए। तो आर के स्थान पे क्या लिखना होगा, इज लिखना होगा। आ जाइए जरा इन चेहरों को देखा जाए, सारे चेहरे अलग अलग हैं, तो हमें इस पार्ट को ढूंढना होगा। आर पोल्यूटेड, ये मिला आर पोल्यूटेड। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बना, आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने, ये देखिए मोस्ट ऑफ, ये वर्कर कैसा होता है, काउंटेबल होता है, तो ये है प्लूरल, ये पार्ट करेक्ट है। हमें क्या ढूंढना होगा, वर्ब ढूंढना होगा, ये प्लूरल, ये देखिए वर्ब कैसा है, ये भी है प्लूरल, वर्ब कैसा है, ये भी है प्लूरल, तो ये भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, तो मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला यदि नाउन काउंटेबल तो वो प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। यदि दोनों प्लूरल हो तो उस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं होती। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन के स्थान पे हम लोगों को अगला रूल यहाँ पे पढ़ना है। तो आइए अब अगले रूल को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, वही मीनिंग होता है जो मोस्ट ऑफ का मीनिंग होता है। जो मीनिंग होता है मोस्ट ऑफ का वही मीनिंग होता है अ लॉट ऑफ का। इसमें कहाँ कहाँ पे गलतियाँ आपसे पूछी जाती है, आइए इसको फिर से हम आपको समझाते चले। और बच्चों, आप में से कई बच्चों के मन में यहाँ पे फिर से डाउट क्रिएट हो सकता है, जो मोस्ट ऑफ वाले सेक्शन को, जहाँ पे हम आपको मोस्ट ऑफ का ग्रामर का रूल जहाँ पे आपको समझा रहे थे, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन। आप में से कई बच्चों के मन में डाउट क्रिएट हो सकता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग गाइड नहीं होना चाहिए। ऐसा डाउट आपके या आप में से कई बच्चों के मन में क्रिएट हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको जो दिया था वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी क्रिएट होता है, ठीक है, वही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ भी एप्लीकेबल है। आप में से कई बच्चों के मन में यहाँ भी डाउट क्रिएट होगा, सर तो ये जो अ लॉट ऑफ है या लॉट्स ऑफ है, इसमें भी तो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो फिर इसके बाद भी जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो तो हो जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट होता नहीं। आइए सीखते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कहाँ कहाँ पे सबसे पहले आपसे एरर पूछा जाता है। सबसे पहले हम आपको ये बताते चले, देखिए यहाँ पे एरर मिलेगा, यहाँ पे एरर मिलेगा। इस सेक्शन में कैसे एरर पूछा जाता है, आइए इसको भी समझाते हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको दिया गया होगा अ लॉट्स ऑफ, इस तरीके से आपको मिलेगा। और लॉट्स ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा, आपके एग्ज़ाम में दिया जाता है, ठीक है। ये आपके रिसेंट ईयर में भी अभी 20-21 में जो पेपर हुए हैं आपके, इन सारे पेपर्स में भी पूछा गया है, ठीक है। अब 20-21 कहने का मतलब है कि 20 का पेपर जो 21 में हुआ, 21 का पेपर जो 22 में हुआ, ठीक है। चलिए, या तो ऐसा देगा या फिर आपको ऐसा लॉट ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। तो अब हम आपको यहाँ पे बताते चले, लॉट ऑफ कभी भी अकेला नहीं आएगा, लॉट ऑफ कभी भी अकेला नहीं होगा, कभी भी तन्हा नहीं होगा, कभी भी बेचारा नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ये कभी भी अकेला नहीं रहेगा। क्या होता है इसके साथ, ये देखिए, या तो लॉट में आप एस लगा कर लिखें, या तो लॉट में आप एस लगा कर लिखेंगे, अर्थात या तो आप लॉट्स ऑफ का प्रयोग करेंगे या अ लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे, जैसा आपको यहाँ सामने दिखाई पड़ रहा है। अब आपके एग्जाम में होता क्या है कि या तो अ लॉट लिखा हुआ मिलेगा और इस लॉट में एस लगा देगा धीरे से, जैसा कि यहाँ हमने आपको लिख के बताया है, या तो ऐसा दे देगा या तो ऐसा दे देगा। और ये दोनों ही क्या है, दोनों ही गलत है। दोनों ही कैसा है, दोनों ही गलत है। बात समझ में आ रही है, आप इससे बिल्कुल अवेयर रहिए। देखिए कितने आसान तरीके से आपको ट्रैप किया जाता है। और होता क्या है कि चूँकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, आपको यहाँ पे ये लॉट ऑफ इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट दिखाई पड़ता है, आपका आई यहाँ से स्लिप कर जाता है, क्योंकि हम सबों का एक आदत बना हुआ है ना। क्या आदत बना हुआ है, सर जो भी एरर आएगा वो तो इसके बाद आता है ना, इसके पहले वाले में थोड़ी एरर आता है भाई, इसके पहले वाले में भी एरर आता है, ठीक है। अब आइए, तो एक एरर आप यहाँ पे बनाना सीख चुके। अब और जो एरर पूछे जाते हैं हम उनकी चर्चा आपके साथ यहाँ पे करते हैं। देखिए और एरर क्या पूछा जाता है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो यदि काउंटेबल होगा तो ये रहेगा प्लूरल, कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। और तब इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा ये वर्ब भी रहेगा प्लूरल, कैसा रहेगा, वर्ब भी रहेगा प्लूरल। लेकिन यहाँ पे आने वाला ये जो अ लॉट ऑफ है या लॉट्स ऑफ है, अ लॉट ऑफ हो या लॉट्स ऑफ हो, इन दोनों में से जो भी लिखा गया हो, इसके बाद आने वाला नाउन यदि यूसीएन हो अर्थात अनकाउंटेबल हो तो ये रहेगा सिंगुलर, कैसा रहेगा, ये रहेगा सिंगुलर। और तब इसके बाद यहाँ जो वर्ब यूज़ किया जाएगा ये वर्ब भी लिखा जाएगा सिंगुलर। एक ही बात है,
मतलब ये कि जो बात मोस्ट ऑफ के साथ था सेम एज इट इज़ यहाँ पे यूज होता है। और इसमें भी ये जो अ लॉट ऑफ है, ये जो अ लॉट ऑफ है ये डिटर्मिनर का काम करता है, ये लॉट्स ऑफ है ये भी डिटर्मिनर का काम करता है। बात समझ में आ गई। और इसीलिए देखिए इसके बाद इधर नाउन का यूज किया जाता है, या वाइस वर्सा हम लोग कहें तो नाउन के पहले इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए इनको डिटर्मिनर कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो चलिए अब इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग बनाना शुरू करें। तो फिर से हम एक बार आपको अवेयर कर दें, अलर्ट कर दें, एरर कहाँ कहाँ पूछेगा। तो सबसे पहले इस वाले सेक्शन को चेक कर लेना है। जैसे ही लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ आपको दिखाई दे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को चेक कर लीजिए। इस वाले पार्ट में अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ वाले पार्ट में इनमें से कोई एक सीन तो क्रिएट नहीं हो रहा है, इनमें से कोई एक परिस्थिति तो आपको दिखाई नहीं दे रही है। यदि ये वाला पार्ट आपका करेक्ट है तो आप उसके आगे चलिए और यहाँ पे चेक कीजिए नाउन वाले पार्ट में एरर है अथवा नहीं है। नाउन वाले पार्ट में यदि आपका कोई एरर ना हो तो आप आगे बढ़िए, वर्ब वाले पार्ट को चेक कीजिए और यदि ये पार्ट करेक्ट हो, ये पार्ट भी करेक्ट हो और ये पार्ट भी करेक्ट हो तो उस सेंटेंस में हमारा आंसर बनेगा नो इम्प्रूवमेंट नो एरर। ठीक है, अर्थात वो क्वेश्चन कैसा होगा, वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से आगे लेकर चलते हैं हम आपको कुछ प्रश्नों की तरफ। आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए अ लॉट ऑफ शुगर, ध्यान दीजिए, अ लॉट ऑफ क्या है ये हमारा डिटर्मिनर, क्या है ये हमारा डिटर्मिनर। ठीक है, अब डिटर्मिनर के बाद ये शुगर क्या है, नाउन है। ठीक है, शुगर कैसा होता है, अनकाउंटेबल, क्योंकि शुगर का प्लूरल आप डिक्शनरी में चेक कीजिए होता है क्या, नहीं होता। शुगर का शुगर्स नहीं लिखा जाता, हमेशा शुगर ही लिखा जाता है। ये हो गया अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हो गया तो ये रहेगा सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर। तो आइए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को ढूंढे हम लोग। तो ये देखिए ये सिंगुलर वर्ब, ये देखिए ये सिंगुलर वर्ब, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अ लॉट ऑफ शुगर इज एडेड टू द मिल्क या वॉज एडेड टू द मिल्क, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यदि आप हैज़ का प्रयोग करते हैं तो ये जाएगा एक्टिव में, क्योंकि हैज़ हैव के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ऐसा हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब यहाँ पे देखिए आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट क्रिएट होता है। क्या डाउट क्रिएट होता है, आइए आपके इस डाउट को भी हम यहाँ पे दूर करते चले। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट जो क्रिएट होता है वो ये है कि सर इज एम आर के बाद यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, अर्थात वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो यदि इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया गया हो तो ये सेंटेंस होता है एक्टिव में। और एक्टिव क्या होता है भाई, ये थोड़ा सा हम आपको समझाते चले। तो यदि कोई काम किसी सब्जेक्ट के द्वारा खुद से किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव में, उसको हम लोग कहाँ कहते हैं, एक्टिव में। ठीक है, मतलब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो डूअर कौन है, हम है, अर्थात सब्जेक्ट कौन है, हम है। हम सब्जेक्ट हैं और हम इस काम को खुद से कर रहे हैं तो इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एक्टिव में। लेकिन आपसे यदि इसी बात को पूछा जाए, मान लीजिए आपके पापा जी आपसे पूछे कि बेटा तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है, तो आप कहेंगे मुझे इंग्लिश सर पढ़ाते हैं। ठीक है, इसी बात को आप दूसरे तरीक़ा से कह सकते हैं, मुझे इंग्लिश सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो सर से हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ये हो गया आपका पैसिव। सर से इंग्लिश पढ़ते हैं मतलब पढ़ाने का काम कौन करते हैं, सर करते हैं, आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पैसिव। बात समझ में आ गई, अर्थात ये कि सब्जेक्ट यदि काम को खुद से न करे, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट को हाईलाइट नहीं किया जाए बल्कि ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाए तो उसको कहते हैं हम लोग पैसिव में। ठीक है, जैसे चीनी मिलाना है दूध में, जैसे मान लीजिए आप रात में दूध पीते हैं, ठीक है, तो रात में आप जो दूध पीते हैं तो दूध में चीनी खुद से मिल जाता है कि चीनी को हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले चीनी को हम लोग डालते हैं तो चीनी खुद ही डल जाता है कि हम लोग डालते हैं। ठीक है, बात समझिए ठीक से। तो चीनी को डालने का काम कौन करता है, हम ही लोग करते हैं। मिलाने का काम कौन करता है, हम ही लोग करते हैं। मतलब दूध रखिए और उसमें चीनी डाल दीजिए, मिल जाएगा, ऐसा होगा, नहीं होता। ठीक है, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा उसको हिलाना डुलाना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो चीनी मिल गया, चीनी दूध में मिल गया। अब चीनी दूध में मिल गया, बात तो समझ में आ गई। क्या खुद से मिल गया, नहीं, उसको किसी और ने मिलाया, मतलब उसका फैक्टर, उस काम के होने का फैक्टर कोई और है, चीनी खुद नहीं है। बात समझ में आ रही है। ये सेंटेंस कहाँ चला गया, पैसिव में चला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए
तो अब इसको भी हम आपको समझाते चले। देखिए इस एम आर के बाद कभी कभी आपको यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, और यदि ये थर्ड फॉर्म देखने को मिले तो यही आपका पैसिव क्या है, ये है आपका पैसिव फॉर्मेट, न कि सेंटेंस गलत है। तो आप में से कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, सर इस एम आर के बाद तो वर्ब क्या इन फॉर्म आती है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे आ गया, और अगर ये आ गया तो यहाँ पे तो गलती हो गई। कोई गलती नहीं बेटा, सेंटेंस बिल्कुल सही है। और यही सेम काम होता है वॉज वर्ब के साथ। ये देखिए ये जो आपका वॉज वर्ब लिखा हुआ है, इस वॉज वर्ब के बाद यदि यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आए अर्थात आईएनजी फॉर्म आए तो ये है एक्टिव का फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट है, ये है आपके एक्टिव का फॉर्मेट। लेकिन वॉज वर्ब के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे तो ये है आपका पैसिव का फॉर्मेट। क्या है, ये आपके पैसिव का फॉर्मेट। और ऐसा ही हैज़ हैव के साथ भी होता है, अब इनका कुल मिला के कहानी ऐसा है कि यदि आपको इज एम आर वॉज वर यहाँ पे आपको बी मिले, यहाँ पे आपको बिंग मिले, या आपको बिन मिले। अब यहाँ पे वर्ब आप काउंट कर लीजिए, कितने वर्ब हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इनमें से कोई भी यदि आपको कहीं भी दिखाई दे और इनके बाद यदि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव का। किसका स्ट्रक्चर होता है, पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ गई। तो अब आप स्ट्रक्चर भी जान गए और पैसिव को पहचानना भी जान गए। आ जाइए यहाँ पे चेक कर लें, अ लॉट ऑफ शुगर एडेड टू द मिल्क। अब बताइए चीनी जो है खुद से मिल जाएगा या उसको कोई और मिलाएगा, तो जाहिर सी बात है इसको कोई और मिलाएगा। अब देखिए यदि हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हैज़ हैव के साथ भी तो यही होता है ना। क्या होता है भाई, इसको भी थोड़ा लिख दें, अदरवाइज आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पे डाउट रह जाएगा। हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, ठीक है। इनके बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये एक्टिव है, क्या है, ये एक्टिव में रहेगा। और यदि हैज़ हैव कहीं भी लिखा हुआ हो यानी कि हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, ठीक है। इनके बाद यदि आपको यहाँ पे बिन लिखा हुआ दिखाई दे और इसके बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ दिखाई दे तो ये होता है आपके पैसिव का फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट, पैसिव का फॉर्मेट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अगर चीनी खुद से मिल जाता तो सेंटेंस होगा एक्टिव में, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर बनता हैज़। अभी ऐसा नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। अब सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव, क्योंकि चीनी खुद से नहीं मिलेगा, ठीक है। चीनी खुद से नहीं मिलेगा, खुद से शामिल नहीं होगा, उसको कोई और करेगा। तो जब काम किसी और के द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम खुद से घटित नहीं होता है, तो वो सेंटेंस होता है पैसिव में। तो पैसिव का स्ट्रक्चर ये तो फॉलो हो जाएगा ना, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, चूँकि ये है अनकाउंटेबल वर्ब लेगा सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना चाहिए वॉज, ठीक है। और वॉज के साथ ये क्या आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैसिव। क्या हो गया, यही हो गया हमारा पैसिव। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए मेघा ए पोस्ट ऑफिस लगा है तो मेघा हो गई नाउन, ए पोस्ट ऑफिस के बाद हैबिट ये भी हो गया नाउन, ये ऑफ के बाद ये देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन ये भी हो गया हमारा नाउन। लास्ट में देखिए ION लगा हुआ ये भी हो गया हमारा नाउन, ठीक है। अब ये देखिए तो ये नाउन हो गया, ये क्या है पोट, अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना होता है, मेघाज हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन पुट्स हर कलीग्स ऑन लॉट ऑफ ट्रबल। देखिए तो इधर वाले पार्ट में हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है, ऐसा हमने आपको पहले से बता रखा है। हम लोगों को यहाँ पे कहाँ वर्क करना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन वाले पार्ट में, ब्रैकेट वाले पार्ट में, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट में, या बोल्ड लेटर में लिखे हुए पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑन लॉट ऑफ, देखिए ये लॉट ऑफ आ गया। अब ये लॉट ऑफ अकेला आया, हमने आपको पहले से क्या बताया, लॉट ऑफ कभी भी तन्हा और अकेला नहीं हो सकता, आशिकी 2 फिल्म ये नहीं बना सकता। बात समझ में आ रही है। तो इसको क्या करना होगा, कोई तो साथी चाहिए, इसको कोई साथी दे दीजिए भाई। तो साथी के रूप में क्या लिखेंगे, या तो लॉट ऑफ के पहले अ लिखें, अ लॉट ऑफ, या लॉट में एस लगा दें, दोनों में से कोई कंडीशन लगा दें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन की तलाश में चलते हैं। यहाँ देखिए लॉट लिखा हुआ है इसमें, तो ऑफ भी हट गया, जबकि ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग नहीं हो सकता, यानी कि लॉट को और ऑफ को अलग अलग नहीं लिखा जा सकता। तो ये ऑप्शन मेरा पहले गलत हो गया। अंडरलाइन क्या हुआ पार्ट ऑलरेडी इनकरेक्ट है, गलत है, पहले से गलत है, इसलिए हमारा नो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा नहीं। अब यहाँ देखिए अ लॉट ऑफ हो सकता है या लॉट्स ऑफ हो सकता है, अर्थात हमारा आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा।
ठीक है। अब देखिए ट्रबल जो है, ट्रबल भी होता है, ट्रबल्स भी होता है, ट्रबल भी होता है और ट्रबल्स भी होता है। तो ज़्यादा बेहतर आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लॉट ऑफ के बाद या अ लॉट ऑफ हो या लॉट्स ऑफ हो, उसके बाद आने वाला नाउन यदि काउंटेबल होगा तो वो कैसा रखते हैं प्लूरल, इसलिए ट्रबल्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ फिर से देखिए लॉट ऑफ तनहा है, अकेला है। मैंगो कैसा है, काउंटेबल है, प्लूरल है, काउंटेबल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करें, अ लॉट ऑफ लिखे या लॉट्स ऑफ लिखे, यहाँ आ जाइए। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले, अ लॉट ऑफ हाउसेस। ये देखिए अ लॉट ऑफ आ गया, इसमें कोई एरर तो है नहीं लॉट ऑफ वाले पार्ट में। हाउस वाले पार्ट में चेक करें, ये भी पार्ट कैसा है, करेक्ट है। इस वर्ब को चेक करें, ये भी करेक्ट है। तो फिलहाल हम लोगों को चेक क्या करना था, अ लॉट ऑफ से लेके हाउस तक के पार्ट को, और अंडरलाइन किया हुआ पार्ट कैसा है, ऑलरेडी करेक्ट है, पहले से सही है। तो चूंकि ये पहले से सही है इसलिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए अ लॉट ऑफ वाले पार्ट में कोई गलती नहीं है। इन्फॉर्मेशन कैसा होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल इसका प्लूरल नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये अनकाउंटेबल यूसीएन हो गया, यूसीएन हो गया तो ये हो गया सिंगुलर। वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर। तो यहाँ आर के स्थान पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। अब चूंकि ये चारों चेहरे अलग अलग हैं इसलिए हमें वो सेक्शन ढूंढना होगा जिसमें आर इंक्लूड है, तो ये आर वाला सेक्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी बना। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए वही मजाक किया गया आपके साथ, लॉट ऑफ टाइम्स। अब देखिए आप में से कई बच्चों के साथ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जाती है। क्या प्रॉब्लम जाती है भाई आप बच्चों के साथ, तो ये देखिए ये टाइम होता है और ये आपका टाइम्स होता है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जानते होंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब दोनों टाइम में क्या अंतर है सर, सबसे पहले इसको हम लोग समझें। ऊपर वाले टाइम का मतलब होता है समय, ऊपर वाले टाइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समय, और नीचे वाले टाइम्स का मतलब होता है बार। अब बार मतलब बियर बार मत समझ लेना जहाँ पे आप लोग जाते रहते हैं। ठीक है, तो बियर बार मत समझ लेना भाई, बार का मतलब फ्रीक्वेंसी, बार का मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे एक बार नहीं 1000 बार देखो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बार बार देखो। ठीक है, मेनी टाइम्स। ठीक है, तो यदि टाइम वर्ड का प्रयोग बार के अर्थ में किया जाए, फ्रीक्वेंसी के सेंस में किया जाए, मोर देन वन फ्रीक्वेंसी हो, तो वहाँ पे टाइम का हम लोग टाइम्स यूज़ करते हैं। लेकिन टाइम वर्ड का प्रयोग यदि समय के अर्थ में किया जाए तो वहाँ पे टाइम में एस हम लोग नहीं लगाते, तो वहाँ पे टाइम में हम लोग एस नहीं लगाते। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे चले, तो सबसे पहले ये लॉट ऑफ वाला सेक्शन तो गलत है, सबसे पहले यहीं पे करेक्शन कर लें। अब देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों बनेगा, यहाँ देखिए अ लॉट ऑफ तो है बट ये टाइम्स हो गया। ठीक है, ये देखिए सी एडवाइज्ड मतलब किसी ने आपको सलाह दिया। ठीक है, तो कितनी बार सलाह दिया कि कितने समय सलाह दिया, इसको ज़रा चेक किया जाए। यदि कितनी बार, बार के सेंस में होगा, फ्रीक्वेंसी के सेंस में होगा, तब ऑप्शन बनेगा हमारा ए, अदरवाइज हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ा जाए। लॉट ऑफ टाइम्स ही एडवाइज्ड हिम, मतलब उसने कई बार उसको, इस हिम को, हिम मतलब लड़के के लिए, तो ये कोई फीमेल है और इस फीमेल ने इस मेल को कई बार सलाह दिया, मतलब एक से ज़्यादा बार। ठीक है, तो बार फ्रीक्वेंसी के सेंस में यहाँ पे बात की जा रही है, फ्रीक्वेंसी के सेंस में किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, न कि डी। ठीक है, तो ये गलत और ये करेक्ट हो गया। ठीक है, डाउट क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से वही मजाक आपके साथ, लॉट ऑफ पीपल्स। तो सबसे पहले लॉट ऑफ तो होगा नहीं, या तो अ लॉट ऑफ लिखिए या तो लॉट्स ऑफ लिखिए, आ जाइए चेक कर लें। यहाँ पे देखिए अ लॉट ऑफ पीपल्स, ये देखिए अ लॉट ऑफ पीपल। अब मच ऑफ पीपल होगा नहीं क्योंकि पीपल होता है काउंटेबल और इसके पहले मच का प्रयोग करेंगे नहीं। अब देखिए पीपल का मतलब क्या होता है, पीपल का मतलब होता है लोग। क्या होता है, पीपल का मतलब होता है लोग। ठीक है, जैसे हमारे आपके जैसे 10-20 लोग यहीं कहीं पे खड़े हों,
तो उसको क्या कहा जाएगा, पीपल। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यदि किसी दूसरे देश का, जैसे बराक ओबामा का नाम आपने सुना होगा, बराक ओबामा नरेंद्र मोदी की दोस्ती बड़ी फेमस हुई थी उस ज़माने में। अब आप याद कीजिए जब बराक ओबामा आए थे इंडिया में, ठीक है, तो जैसे मोदी जी अमेरिका में गए थे, वहाँ जाके गाना उन्हें सुना रहे थे जो अमेरिका का पॉपुलर गाना था। इन द सेम वे वो भी बराक ओबामा साहब भी जब यहाँ आए थे तो वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, पीपल्स ऑफ इंडिया। क्या यूज़ कर रहे थे, पीपल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यदि पूरे देश के राष्ट्र के रूप में यदि लोगों का संबोधन करना हो तो उस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं पीपल्स का। किसका यूज़ करते हैं, पीपल्स का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं पीपल का। किसका यूज़ करते हैं, पीपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, तो सबसे पहले पीपल्स हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो इंसान चाहे और दूर न हो, जो इंसान चाहे और दूर न हो, तो सारे के सारे प्रॉब्लम दूर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको भी थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, इसको या इस रूल को समझना बेहद आसान। आपने किस्से कहानियों में सुना था, पढ़ा था बचपन से। हिंदी में कैसे पढ़े थे, तो आप हिंदी में पढ़ते थे एक राजा था, नहीं पढ़ते थे। जैसे आप फिल्मों के गाने सुने, एक हसीना थी एक दीवाना था, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक हसीना थी एक दीवाना था वो आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि आपने जो किस्से कहानियों में पढ़ा था, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, तो हम लोग क्या लिखते थे, आप ज़रा यहाँ पे गौर फरमाइए। आप लिखा करते थे, ये इंग्लिश में आपने पढ़ा था देयर वॉज अ किंग। ठीक है, लेकिन हम यदि कहें कि एक राजा नहीं, भारत में अनेकों राजा हुआ करते थे, तो आप इसको कैसे लिखा करते थे या आप इसको कैसे बचपन में पढ़े थे, तो ये देखिए, देयर वर किंग्स या देयर वर मेनी किंग्स। हम दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, देयर वर किंग्स या देयर वर मेनी किंग्स। ले लीजिए, आपके खुशी के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं देयर वर मेनी किंग्स, देयर वर मेनी किंग्स। ठीक है, अब जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में देखिए हो क्या रहा है, आपको देखने को क्या मिल रहा है। तो इस सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि सेंटेंस शुरू हो रहा है देयर से, और देयर के बाद ये कभी सिंगुलर वर्ब आ जा रहा है, देयर के बाद ये कभी यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जा रहा है। अब हम आपको यहाँ पे समझाते चले, चूँकि हम में से ज़्यादातर बच्चों का जो माइंडसेट होता है, चूँकि बचपन से हम लोगों ने इसी तरीके से पढ़ा है, हम लोग को पढ़ाया भी इसी तरीके से गया है, तो हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हम लोगों को लगता है कि ये देयर ही है। और यदि देयर है तो सब्जेक्ट यदि एक ही है, तो अलग अलग वाक्यों में वर्ब इसके साथ कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बेवफाई क्यों, ये बेरुखी क्यों। ठीक है, तो कोई बेरुखी नहीं है, कोई बेवफाई नहीं है भाई। इंग्लिश में कुछ भी रटे रटाए पैटर्न से नहीं होता। इंग्लिश में सब कुछ चलता लॉजिक के हिसाब से। किसके हिसाब से, सब कुछ चलता लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ पे हम आपको समझाते चले, ये कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं होता। सबसे पहले इस बात को दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। सबसे पहले आप इस बात को दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दीजिए कि देयर कभी भी आपके किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। न भूतो न भविष्यति न वर्तमानो, न तो पहले कभी हुआ ऐसा था, न कभी आज हो रहा है, और न भविष्य में कभी ऐसा होने जा रहा है। तो अब आखिर होता क्या है सर इसके साथ, ये जरा बताइए, ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई। देखिए, आम तौर पे हमारा आपका जो माइंडसेट बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कहाँ आता है, तो वाक्य के शुरुआत में यूज किया जाता है। वाक्य के शुरुआत में स्टार्टिंग में लिखा गया होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, हमेशा ऐसा नहीं होता भाई। इसीलिए हमने आपको कहा कि इंग्लिश में रटे रटाए तरीके से कुछ भी नहीं होता। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादातर केस में आपको देखने को भले ही मिलता हो सेंटेंस के बिगिनिंग में, लेकिन सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। अर्थात सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, वो वाक्य के शुरू में आ सकता है। जैसे ये मान लीजिए वाक्य है, तो वाक्य के शुरुआत में यहाँ पे आ सकता है, वाक्य के मिडिल में यहाँ पे आ सकता है, वाक्य के लास्ट में यहाँ पे भी
लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये जो आपका वर्ब होता है, ये जो आपका वर्ब होता है, इस वर्ब के बाद इधर जो भी इस वर्ब के बाद इस वर्ब के राइट साइड में जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा गया होता है, इसी के अनुसार ये सिंगुलर या प्लूरल होता है, इसी के अनुसार ये सिंगुलर या प्लूरल होता है, इसी के अनुसार ये सिंगुलर या प्लूरल होता है। इस बात को आप ठीक से समझिए। अब यहाँ देखिए किंग कैसा लिखा था, किंग लिखा था सिंगुलर, इसलिए ये है सिंगुलर। यहाँ पर किंग लिखा था प्लूरल, इसलिए ये है प्लूरल। यहाँ किंग था प्लूरल, इसलिए वर्ब है प्लूरल। बात समझ में आ गई दोस्तों, बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। तो अब आइए इस रूल पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग बनाना शुरू करते हैं और चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए देयर इज़ मेनी वेज, यहाँ देखिए तो देयर से हमें कोई मोहब्बत तो है नहीं, ठीक है। हम लोगों को किससे मोहब्बत है? खुद से, अपने आप से, अपने सफलता से, अपने ऊंचाइयों से, अपने नौकरी से, ठीक है। किसी और से करना भी मत, वरना मिलने वाला कुछ नहीं है। खर्चा अठन्नी, आमदनी रुपया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। खर्चा रुपया हो जाएगा, आमदनी चवन्नी भी नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये वे कैसा है? वे का मतलब होता है तरीका, वे का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। ये रास्ते हैं प्यार के। अब ये रास्ते कैसे हैं? एक नहीं है, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा हो गया तो यहाँ वर्ब कैसा आएगा? यहाँ वर्ब लिखा जाएगा प्लूरल। तो आ जाइए वर्ब आप चूज कर लीजिए। ये चारों चेहरे आप देख लीजिए, अलग अलग है। चारों ऑप्शन जब अलग अलग हो तो हमें वो सेगमेंट ढूंढना होता है जिसमें ग्रामर की गलती होती है। तो ग्रामर की गलती इस वाले सेक्शन में थी, देयर इज वाले में, तो देयर इज वाला सेक्शन यहाँ पे लिखा है। अर्थात हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेहद आसान है, बेहद आसान। यहाँ पे देखिए देयर के बाद क्या आएगा भाई? तो देयर के बाद यहाँ जो भी वर्ब लिखा जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? इसके अकॉर्डिंग होगा। मेनी क्या? मेनी एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन। अब ये नाउन कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसा यूज़ करेंगे? प्लूरल। एक ही वर्ब है प्लूरल। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं हम। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, ये डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल। एक ही वर्ब प्लूरल है। हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। अगले क्वेश्चन में चले। यहाँ देखिए देयर, देयर के बाद यहाँ देखिए ये रहा वर्ब, वर्ब के बाद आप नाउन ढूंढिए ना। ये नाउन, नाउन क्या है? ये नाउन है प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, अर्थात सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है। चूंकि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नो एरर। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, नो एरर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए वर्ब लिखा हुआ है, ये देखिए पोकमैन कार्ड, और पोकमैन कार्ड के पहले क्या लगा है? आर्टिकल ए लगा है। तो आर्टिकल एन का प्रयोग किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। तो कार्ड कैसा है? सिंगुलर है। तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। तो ये हो गया गलत, इसके स्थान पे होना चाहिए था वॉज। अब आ जाइए चारों चेहरा को देखिए, चारों अलग अलग चेहरे हैं, अर्थात हमें उस सेक्शन को ढूंढना है आंसर के रूप में। उस सेक्शन को, उस पार्ट को आंसर के रूप में हमें चयनित करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, उस पर माउस को क्लिक करना होगा जो गलत है। तो ये रहा हमारा गलत ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देयर वर नो फर्नीचर। अब ये देखिए ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर हमेशा और हमेशा होता है सिंगुलर। कैसा होता है? हमेशा और हमेशा होता है सिंगुलर। ये कभी प्लूरल हो नहीं सकता। फर्नीचर में आप कभी भी एस लगाकर नहीं लिख सकते। तो ये हमेशा रहेगा सिंगुलर। कैसा रहेगा? ये हमेशा रहता है सिंगुलर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब कैसा होगा? ये भी रहेगा सिंगुलर। तो वर्ब के स्थान पे यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए था वॉज। अगला क्वेश्चन भी देख ले यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। देयर वर एक्सटेंसिव लॉन, एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ बंगलो। अभी लॉन, ठीक है। लॉन कैसा है? सिंगुलर है। तो ये वर्ब कैसा होगा? यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना होगा वर्ब के स्थान पे वॉज का। वर्ब के स्थान पे वॉज का प्रयोग हम सबों को करना होगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक के सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ें, कुछ और क्वेश्चन को आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करें। देयर इज, ये हो गया हमारा वर्ब। मेनी मॉडल्स, मेनी मॉडल। मॉडल कितना है? एक है कि एक से ज़्यादा? मॉडल हो गया प्लूरल, ये है प्लूरल। तो यहाँ पे इज के स्थान पे क्या लिखेंगे? इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे आर को। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? आर को लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए रिलेटेड ऑप्शन को देखें। तो ये हो गया हमारा
करेक्ट आंसर, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें वो सेक्शन ढूंढना था जिसमें गलती थी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव। अब ये देखिए द प्लस एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, इसको आप ठीक से समझिए। ये देखिए ये जो एडजेक्टिव होता है, ये ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग इंसान के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग इंसान के लिए किया जाता है। और ये जो द प्लस एडजेक्टिव है, इस द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में, प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसका प्रयोग जब भी कभी आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करने से उस कैटेगरी के समस्त लोगों का बोध होता है। बात को ठीक से समझिए। जैसे हम आपके सामने यहां पे लिख रहे हैं द ब्लैक, द ब्लैक मतलब दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं ना, या तो गोरे या तो काले, या तो गोरे या तो काले। ठीक है, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो गोरे काले होने से आप डरिए मत, आप चाहे गोरे हैं या गोरी हैं, ठीक है, जो भी हैं आप, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो द ब्लैक का मतलब क्या होगा, दुनिया में जितने भी काले लोग हैं सब के सब, मतलब हम यदि काले हैं तो हम भी उसमें शामिल हैं, आप यदि काले हैं तो आप भी उसमें शामिल हैं, लेकिन गोरे हैं तो आप उसमें शामिल नहीं। आपके लिए फिर यूज़ किया जाएगा द वाइट। क्या यूज़ किया जाएगा, द वाइट, द वाइट। अब द वाइट का मतलब दुनिया में जितने गोरे लोग हैं सब, मतलब हम यदि काले हैं तो हम उसमें शामिल नहीं। और हम इंडिया वाले ना तो ब्लैक होते हैं ना तो वाइट होते हैं, हम लोग बीच वाले होते हैं। तो हम लोग ना तो इसमें आते हैं और ना हम लोग इसमें आते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, अब कश्मीर वगैरह साइड में जो लोग रहते हैं उधर के लोग भले ही वाइट होते हैं तो उनके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं द वाइट, लेकिन हम लोग तो है नहीं। ठीक है, चलिए, बीच में रहने वाले सब अलग टाइप के लोग हैं। और यहाँ से नीचे तक पूरा चलते चले हम लोग, साउथ इंडिया तक चलें तो हम लोग ना तो इसमें आते और ना इसमें आते। ठीक है, मैंने द ब्लैक का मतलब क्या, जैसे अफ्रीकन्स होते हैं ब्लैक, तो अफ्रीका वाले जैसे काले लोग अपने यहाँ हैं नहीं, और अंग्रेज़ों के जैसे गोरे हम लोग यहाँ पे हैं नहीं। ठीक है, हम सब लोग क्या हैं, बीच वाले, न इधर न उधर। कोई अलग कलर हम लोग के लिए भी इन्वेंशन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए, ये था पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो द प्लस एडजेक्टिव है, ये जो द प्लस एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में, प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए इसके बाद यहाँ जो वर्ब यूज किया जाता है, ये वर्ब लिखा जाता है प्लूरल। कैसा लिखा जाता है, तो इस वर्ब को हम लोग लिखते हैं प्लूरल। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि द प्लस एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। द प्लस एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग सामान्य तौर पे आपको दिखाई नहीं देता है, बट कभी कभी आपको द प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग दिखाई पड़ता है। और तब आपको कन्फ्यूजन होता है, तब आपके मन में कन्फ्यूजन होता है कि द प्लस एडजेक्टिव के बाद यहाँ जो नाउन लिखा जा रहा है, ये नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, कैसा होगा ये हम कैसे डिसाइड करें। और फिर उस नाउन के बाद आने वाला वर्ब कैसा लिखा जाएगा, ये हम कैसे तय करें। आइए इसको सीखते हैं दोस्तों। देखिए, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, इसको थोड़ा ठीक से लिखने का हम प्रयास करें। द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव के बाद यदि यहाँ कोई नाउन आना चाहे तो आ सकता है, यदि कोई नाउन आना चाहे तो आ सकता है। और ये नाउन जैसा रहेगा इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब रहेगा। अर्थात ये नाउन यदि यहाँ पे प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। और ये नाउन यदि हमारा सिंगुलर होगा, ये नाउन यदि हमारा सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। इस बात को आप ठीक से समझिए। तब इस द प्लस एडजेक्टिव से कुछ भी गाइड नहीं होगा। बात समझ में आई। आइए सबका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द पुअर मैन, तो यहाँ लिखना होगा हमें इज। अब ये कैसा, सिंगुलर, तो ये कैसा, सिंगुलर। ठीक है, दूसरा देखिए, द पुअर मैन, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा आर। ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन हम यदि सिंपली द पुअर का प्रयोग करें, द पुअर, तो हमें यहाँ लिखना होगा आर। ये देखिए, द प्लस एडजेक्टिव, तो ये वर्ब है प्लूरल।
बात समझ में आ गई। ये द प्लस एडजेक्टिव यदि होगा तो द प्लस एडजेक्टिव को प्लूरल मानते हैं, इसके साथ वर्ब यूज करते हैं प्लूरल। लेकिन द प्लस एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन आए तो वो नाउन जैसा रहेगा वैसा लेगा वर्ब, अर्थात यहाँ है नाउन सिंगुलर तो यहाँ वर्ब ले रहा है सिंगुलर। यहाँ द प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है प्लूरल, इसलिए वर्ब ले रहा है यहाँ पे प्लूरल। बात समझ में आ गई। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आइए क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखना शुरू करें। यहाँ पे आइए क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड। अब ये ओल्ड क्या है, न्यू क्या है, ये एडजेक्टिव है द ओल्ड। अब इससे हमें मतलब है चूंकि यहाँ पे नाउन प्रेजेंट है। अब ये नाउन कैसा है दोस्तों, तो ये नाउन है सिंगुलर, चूंकि ये नाउन है सिंगुलर इसलिए वर्ब लेगा सिंगुलर। नाउन है सिंगुलर वर्ब लेगा सिंगुलर। आइए वर्ब को ढूंढे। ये देखिए इज नोइंग, ठीक है। तो ये जो बूढ़ी महिला है हम लोगों के लोकेलिटी में ये जो बूढ़ी महिला है उसको जाना जाता है उसके हॉट टेम्पर के लिए, मतलब वो जल्दी गुस्सा हो जाती है, ठीक है। बूढ़ी लोगों को ऐसे भी ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो इज नोइंग की जगह ये क्या होगा, जाना जाता है। बूढ़ी महिला खुद नहीं जानी जाती है, उसको लोगों के द्वारा जाना जाता है कि ये जो महिला है ये बहुत गुस्सा करती है। मतलब ये सेंटेंस कहाँ चला गया, पैसिव में चला गया। पैसिव में चला गया तो सबसे पहले ये देखिए ये वोमेन कैसा था, सिंगुलर, इसलिए ये वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर। ये बात तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नोइंग की जगह में क्या लिखना होगा, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में। याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो नोइंग की जगह हम लोग लिखेंगे नोन। क्या लिखेंगे, नोइंग की जगह नोन लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द ब्राइट सनशाइन ओवर द नाइल सीम टू सजेस्ट अ प्लेसिड स्माइल ऑन, सॉरी नो एरर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, द ब्राइट सनशाइन। अब ये क्या है, द आर्टिकल, ये क्या है एडजेक्टिव है, ये क्या है नाउन है। तो ये क्या आ गया हमारा नाउन आ गया। तो सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। ये ओवर क्या है, ये ओवर है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसके बाद ये द नाइल जो है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात हमने आपको बताया था कि ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका सब्जेक्ट नहीं होता, तो इस नाइल से हमें कोई मोहब्बत नहीं, उसके पहले वाला होता है सब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरा, यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो आप इस वर्ब को पकड़िए, सीम। What seem to suggest a placid smile? What seem to suggest a placid smile? तो आंसर क्या मिला, आंसर मिला द ब्राइट सनशाइन, द ब्राइट सनशाइन, ठीक है। आंसर मिला द ब्राइट सनशाइन। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो ये आप याद कीजिए, हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट क्लास में ही बताया था। क्या बताए थे, तो हमने आपको बताया था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट का मतलब क्या, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। तो चूंकि ये सनशाइन कैसा है, सनशाइन सिंगुलर है। सनशाइन कैसा होता है, सनशाइन सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब लेगा सिंगुलर। तो इसके लिए ये देखिए, ये जो सीम लिखा हुआ है, इस सीम में क्या करना चाहिए, एस लगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये कैसा होता है, प्लूरल, और इसमें यदि एस लगा दे हम लोग तो यही क्या बन जाता है, यही बन जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और ये कैसा होता है, ये होता है सिंगुलर। ये कैसा होता है, ये होता है प्लूरल। बात समझ में आ गई। तो सिंपली क्या करेंगे, सीम में एस लगा देंगे, अर्थात हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। द ब्लैक स्काई, फिर देखिए चर्चा किसकी हो रही है, इसकी हो रही है। अब ये कैसा है, ये देखिए द ब्लैक, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, ये क्या है नाउन है। ये क्या है नाउन है। नाउन कैसा है सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर। तो वॉज लिखा हुआ सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बाय लिखा हुआ है, तो ये एक नया ग्रामर का रूल है, आप इसको सीख लीजिए। क्या है भाई ग्रामर का रूल, कहीं भी आपको बाई के पहले, कहीं भी बाई के पहले यदि आपको कोई भी वर्ब दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कोई भी वर्ब दिखाई दे, फिर से इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, कहीं भी आपको बाई के ठीक पहले, बाई के ठीक पहले यदि कहीं भी आपको वर्ब दिखाई दे तो सिंपली आप इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। किसमें, थर्ड फॉर्म में। इस बात को नोट कर लीजिए, इस पॉइंट से, इस रूल से, इस कॉन्सेप्ट से न जाने कितनी बार क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं, और न सिर्फ एसएससी में बल्कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो अथवा कोई और एग्ज़ाम हो। सभी के सभी एग्ज़ाम्स में ये आपको देखने को मिलता है, चाहे आपका एनडीए हो, सीडीएस हो या और कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। बाई के पहले जो वर्ब आएगा, बाई के पहले यदि कोई मेन वर्ब आए तो उसको लिखना है थर्ड फॉर्म में। कहाँ लिखना है, थर्ड फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा करेक्ट आंसर
आंसर क्या बना, यहाँ देखिए ये बाई है और बाई के पहले ये जो वर्ब है ये कौन से फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है। सेंटेंस कहाँ है, पैसिव में है। तो पैसिव में आप याद कीजिए, आज की क्लास में हमने आपको बताया इज, एम आर, वॉज, वर या बी हो, बिंग हो, बिन हो, इनमें से किसी के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में, ये सेंटेंस ऑलरेडी है पैसिव में, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। करेक्ट आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चले। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ। तो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अपने अगले क्लास में। आज के क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, यदि ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए रियली यूज़फुल है, आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप इसको शेयर करने का प्रयास करें, सो दैट कि हम ऐसे बच्चों की भी मदद कर सकें जो बच्चे किसी भी कारणवश कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाते हैं, चाहे रीज़न उनके पीछे जो हो, लेकिन हम उनकी मदद कर सकें और हम उनका सिलेक्शन करवाने में, एसएससी में उनका सिलेक्शन करवाने में हम अपनी थोड़ी बहुत मदद उन तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस को। जय हिंद, जय भारत।